हेलो सूरज, वेलकम टू कनाडा। सो पहुंच ही गए आप थर्ड कंट्री से थ्रू। सो जी। आप या हेलो। कंग्रेचुलेशन फर्स्टली। थैंक यू तो पाजी, थैंक यू। आपने मुझे बोला कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आप स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हो। सो आप कौन सी कंट्री के थ्रू आए हो? इथोपिया के थ्रू ना? हाँ जी, मैं इथियोपिया के थ्रू आया हूँ। ओके, सो आप अपना स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी डर रहे हैं थर्ड कंट्री को लेके कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ जी। सो आप भी बहुत डर रहे होंगे कि आपने क्या होगा क्या नहीं, कैसा एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम। क्योंकि हम तो जब आए थे, तो हम दिल्ली से डायरेक्ट कनाडा की फ्लाइट में बैठे थे। सो जी हमें जी। तो सिर्फ डायरेक्ट आए थे, so हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अब बच्चे जो हैं वो थर्ड कंट्री के थ्रू बहुत आ रहे हैं, और गर्ल्स भी आ रही हैं, ये नहीं सिर्फ बॉयज आ रहे हैं। सो बच्चे बहुत डर रहे हैं इस टाइम। सो आपने अच्छा किया कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, ताकि उन्हें कोई जो आपको प्रॉब्लम हुई है वो उन्हें ना फेस करनी पड़े, या आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है सो आप अपना शेयर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। बताइए आप अपना एक्सपीरियंस कि आपको कितने बजे फ्लाइट थी, कितने बजे क्या हुआ, क्या क्वेश्चनिंग हुई, क्या डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं सूरज। तो मैं पंचकुला रहता हूँ एक्चुअली। मैं ओके। पंचकुला से, तो मेरे लिए दिल्ली का एयरपोर्ट काफी पास था। ओके। तो मैंने दिल्ली से फ्लाइट बुक कराई हुई थी इथियोपिया तक की। मैंने अपनी फ्लाइट कराई हुई थी कतर एयरवेज की, जैसा आजकल हर कोई कतर की ही करवा रहा है। और मेरे भी ख्याल से कतर एयरलाइंस ठीक है, इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। मेरी ओके। फ्लाइट थी रात के 3:30 बजे की, 14 जून की। तो मेरे को 13 जून को ही निकलना था घर से। ओके। 13 जून दोपहर में दिल्ली के लिए निकल गए। हम लोग शाम को पहुंचे, और एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। तो एयरपोर्ट में मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड करा, घंटे 2 घंटे फैमिली के साथ में बैठा, बातें मारी, खाया एंजॉय पिया। करा। फिर उसके बाद में मैं 11 बजे मैं एयरपोर्ट के अंदर चले गया था, अपना सारी सिक्योरिटी वगैरह करवाने के लिए, बोर्डिंग पास के लिए। ओके। तो जैसे आप सबको पता है कि टर्मिनल 3 से ही फ्लाइट्स चलती है, मैं 6 नंबर गेट से अंदर एंटर हुआ था। ओके। कतर एयरवेज वालों के पास में गया, कोई खास उस टाइम पे लोग नहीं थे, क्योंकि फ्लाइट 3:30 की थी और मैं 11 बजे पहुंच गया था उनके पास। ठीक है। तो मैं पहुंचा, उन्होंने सबसे पहले तो मेरे से ये कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मांगी। ओके। करवाया हुआ था, रिपोर्ट दिखाई उनको, फिर उन्होंने मेरे से इथियोपिया का वीजा मांगा। ओके, दिल्ली अभी एयरपोर्ट पे ही आपसे इथियोपिया का वीजा मांगा? हाँ जी, अभी ये इमिग्रेशन पे नहीं पहुंचा था, कतर के जो उनके एग्जीक्यूटिव्स खड़े थे उन्होंने ही ये चीज ओके, मेरे से की। जहाँ पे आपने लगेज दिया होगा। जी जी, हाँ जी। तो लगेज कितना था आपके पास? मैंने अब मेरे को क्या था कि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना, अब हम्म। इतनी जगह रुकना है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। ओके। तो मैंने 23 किलो के 2 बैग रखे हुए थे, और साथ ओके। में एक एक बैग रखा हुआ था, पर वो भरा हुआ था, वो 8-10 किलो उसके ऊपर ही होगा वो। ठीक है। हम्म। तो फिर मैं अंदर एंटर करा, ये 2 डॉक्यूमेंट्स पूछे उन्होंने, उसके साथ साथ में उन्होंने और भी पूछा कि आपका वहाँ पे होटल दिखाओ। ओके, मीन्स इथियोपिया में आपने कौन सा होटल बुक कराया है? जी। तो ओके। मैंने उनको उसकी रिसीट दिखाई, ठीक है। उन्होंने आगे आगे मेरे को फॉरवर्ड कर दिया। आगे भी जब मैं जो बंदा जो बोर्डिंग पास प्रिंट करता है, हम्म। उसने भी सेम क्वेश्चंस पूछे मेरे से कि आप क्यों जा रहे हो। उन्होंने कहते कि आप, मैंने कहा मैंने आगे कनाडा जाना है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। कहते ओके। ठीक है। कुछ मेरे साथ में कोई इशू नहीं आया, मैं निकल गया अपना आराम से। उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास इशू करा, वेट तो का भी मीन्स उन्होंने बिल्कुल जब नहीं किया। आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, आपने बोला होगा कि कनाडा जाना है, मुझे आगे जाना है, मीन्स स्टडी के लिए जाना है, तो आपने हम्म, बोला, वो उन्होंने कुछ नहीं बोला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन पूछा था आपसे, या सिर्फ यही एक नहीं क्वेश्चन? नहीं, बस उन्होंने मेरे से वेट के बारे में भी मेरे से कोई बात नहीं करी उन्होंने। बस हम्म। मैंने उल्टा उनसे कहा था कि ये रास्ता मतलब सेफ रहेगा या नहीं, कोई ऐसा इशू तो नहीं आएगा। वो कहते ओके। आपको इथियोपिया तक की तो कोई इशू आएगा नहीं, आगे ओके। का हम आपको कह नहीं सकते कुछ। बिल्कुल, तो उन्होंने ठीक है इथियोपिया का कहते हैं। वीजा चेक किया है, तो इथियोपिया तक उन्होंने कहा है कि गारंटी ली है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी जी। एक तरह से। ठीक है, उसके बाद दिल्ली और एयरपोर्ट ये आपका सारी क्लीन हो गया? प्रोसेस करने से पहले ना, मैंने हर जगह फोन करा था। मैं सबको बताना चाहूंगा, मैंने किसी भी ट्रैवल एजेंट, किसी भी और जो मतलब जो लोग आजकल ये काम कर रहे हैं, मैंने किसी से कोई बिल्कुल। बात नहीं करी थी। मैंने ओके। खुद से ही सारा काम करा था, और बुकिंग सारी खुद से अपने कार्ड से ही कराई थी। ओके। पर मैंने सारी चीजें मेक श्योर करके चला था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैंने पहले
चलो हम पहले आगे बात करेंगे फिर बताऊं। तो चलो। पहले जो दिल्ली एयरपोर्ट पे आपका कोविड-19 का टेस्ट चेक हुआ, वो वही है 72 आवर्स के लिए, पहले कराना 72 आवर्स के लिए वैलिड है? नहीं नहीं नहीं, 72 आवर्स नहीं है। कतर एयरवेज को जैसे आपको उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका 48 आवर्स से पहले का टेस्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ। तो मैंने 48 आवर्स पहले ही अपना कोविड टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट आ गई थी अगले दिन। तो ये ध्यान में रखना इथियोपिया जाने के लिए कतर एयरवेज। ठीक है, जिसने भी इथियोपिया जाना है वो 48 आवर्स ध्यान में रखे कि 48 आवर्स पहले अगर टेस्ट कराना है आपको कोविड-19 का, 72 आवर्स वैलिड नहीं है। जी। सो उसके बाद आपसे क्वेश्चन हुए, उसके बाद इथियोपिया बोला उन्होंने सेफ है, नेक्स्ट? फिर उसके बाद में मैं घर वालों से मिला बाहर जाकर के। 11:30 हो गए थे ये सारी प्रोसेस में। ओके। उसके बाद में बहुत रश हो गया था। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा जल्दी से जल्दी अपने इमिग्रेशन वगैरह सिक्योरिटी क्लियर करवाओ और अंदर जाके बैठ जाओ। वैसे सबका दिल करता है घर वालों के साथ में और टाइम स्पेंड कर लो, पर आजकल देखो आजकल क्या कहते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते दिल्ली एयरपोर्ट पे, पर फिर भी आप अपना बट एक एक्स्ट्रा टाइम फिर लेके भी जो चलो। स्टूडेंट्स हैं वो तो आ ही रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, बहुत से हम्म, स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड कंट्री हाँ के थ्रू जी। आ रहे हैं, सो रश तो है ही है स्टूडेंट्स का मेनली। स्टूडेंट का रश है, पर वैसे एयरपोर्ट पे रश नहीं था। ओके। मैं जब गया, मेरा टर्मिनल 3 था और गेट नंबर 7 था। और ऑलमोस्ट कह लो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 फ्लाइट्स थी उस टाइम पे, उस दिन में, ओके। रात की। तो आप खुद से एज्यूम करके चल लो कि ज्यादा लोग नहीं थे। ओके, पर सो बाद में जरूर हाँ हो गए थे, जब जैसे मीन्स टाइम आपकी यहाँ पर गया। यही एडवाइस है कि जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए और सब कुछ क्लियर किया जाए। बिल्कुल। सो उसके बाद जब आप फैमिली से मिल चुके उसके बाद नेक्स्ट क्या इमिग्रेशन लोग? पहुंचे मैं। इमिग्रेशन में मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे है मेरा, इथियोपिया का है। वो कहते अच्छा ठीक है, पासपोर्ट लिया उन्होंने, सारी चीजें मांगी उन्होंने फिर मेरे से, क्या सारी क्या टिकट मांगा, थोड़ा मांगी। सा बताओगे? हाँ, रिजर्वेशन की कंफर्मेशन मांगी ओके। इथियोपिया में, ओके। टिकट्स मांगी उन्होंने। ओके। और उसके साथ साथ में उन्होंने मेरा पासपोर्ट तो देख ही लिया था, उसमें कनाडा का वीजा लगा हुआ था। तो हम्म। तो मैंने ही पहले बता दिया था उन्हें कि मैंने इस रास्ते से आगे कनाडा जाना है, ताकि क्योंकि मैं भी बहुत लोगों से सुन रहा था, कह रहे थे ग्रुप्स में जैसे कि आपको वो कहते हैं कि रिटर्न टिकट। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा, और मेरे साथ में एक लड़की थी, उसका भी एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ। हम दोनों से कोई नहीं मांगा रिटर्न टिकट। ठीक है, कतर एयरवेज का मतलब दिल्ली उनको एयरपोर्ट पे कई स्टूडेंट्स से इथियोपिया से रिटर्न टिकट भी मांगी गई। एक्चुअली वो, एक तो ये है कि अगर आप इथियोपियन एयरलाइन से जा रहे हो हम्म। तब वो मांगते हैं, जहाँ टिल द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक उसके है। बाद में अगर आप उनको नहीं शो कर सकते कि आप कनाडा पहुंच रहे हो या नहीं, तब मांगते हैं वो। अगर ओके। आप उनको बता दो कि मेरे पास में देखो जी कनाडा का वीजा है, मेरी मेरी क्लास से है, मेरी आगे की भी टिकट है, क्योंकि मैंने उनको अपनी तुर्की की जो तुर्की एयरलाइंस की जो टिकट थी वो भी दिखाई थी। तो ठीक है। तब उनको थोड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ इसने आगे ही जाना है। तो इन्होंने मेरे से तो कोई भी इस चीज बारे में बात नहीं करी कि आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स डरने की जरूरत नहीं है कोई कि आगे की स्टडी, आगे का सारा कुछ स्टडी वीजा शो करो, आप आगे की फ्लाइट शो करो, आगे का होटल स्टे शो करो, क्वारंटीन शो करो, बस सो उसके बाद कोई। कॉन्फिडेंट रहो। हाँ, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट। रहो, कुछ नहीं कहते वो। हम्म। उसके बाद में क्या कहते हैं, इमिग्रेशन क्लियर हुआ, फिर खैर सिक्योरिटी आती है, उसमें भी कुछ खास नहीं, बस आपके चेक इन लगेज वगैरह देखते हैं। वो नॉर्मली होता है कि आपको सारा कुछ बैगेज वगैरह चेक होते हैं, देन उसके बाद में मेरा गेट नंबर था जो शायद अभी याद नहीं आ रहा गेट नंबर क्या नो था, मैं प्रॉब्लम, वहां गया। कोई मैटर नहीं करता गेट नंबर, मेन तो डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा है, एक्सपीरियंस है आपका। हाँ जी। तो वैसे देखो, सब कुछ मेरे हिसाब से तो दिल्ली में तो बहुत कंफर्टेबली निकला मेरा। कोई इशू नहीं, उन्होंने कहा कोई कुछ नहीं। ठीक है। मतलब मेरे घर वालों को भी टेंशन थी कि क्या होएगा, मेरे को भी टेंशन थी कि कहीं। बिल्कुल, जो बच्चे थर्ड कंट्री से आ रहे हैं घर वालों को भी टेंशन हाँ होती जी। है और खुद को भी होती है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि अगर ये लोग कहते हैं कि टिकट वापसी की आपके पास में होनी चाहिए, तो मैं था, मेरा कार्ड कुड रेडी था कि अगर ये कहते तो मैं ऑन द स्पॉट करवा लूंगा। ओके। पर वैसे मेरे को जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स मिले वो बहुत नाइस थे। हम्म। चार पांच चार पांच लोगों का ग्रुप था, मतलब वो लोग इकट्ठे खड़े हुए थे, तो उनमें से एक बंदे ने मेरा इमिग्रेशन करा। उसके बाद में वो मेरे से हंसी मजाक करने लगे, हम तो बातें करते करते फिर मैं आगे सिक्योरिटी पे चले गए। मेरे ठीक लिए है। तो बड़ा जोयफुल रहा, कोई ऐसे कोई इशू नहीं आया। दैट्स गुड। सो सिक्योरिटी चेक के बाद बस आप फ्री एरिया में आ गए थे जहां से आपको हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट कैच करनी थी अपनी। बस।
सो 3 o'clock के अराउंड आपने अपनी फ्लाइट ली। सो फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपको फ्लाइट में खाने के लिए, मतलब फ्लाइट में कितनी देर रहना था आपको? फ्लाइट मेरी कुछ थी शायद 4 घंटे के आसपास में थी। ओके, सो कुछ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फ्लाइट में? कुछ मीन्स आपको मील्स फ्लाइट दिए गए, कोई मील्स मैंने प्रोवाइड? मैंने यहाँ से दिल्ली से दोहा तक की अपनी बिजनेस की कराई हुई थी। तो कतर का बिजनेस क्लास तो बहुत ही अच्छी है। ओके। पर उसके बाद में जब मैं दोहा से आगे निकला था उनकी इकोनॉमी में मेरे को एक्चुअली क्या था, मेरे को मिली ही सिर्फ बिजनेस बिजनेस क्लास थी एक साइड के लिए। सो जब आप दोहा पहुंच गए, दोहा में तो आपका एयरपोर्ट पे स्टे था? हाँ, दोहा तो में था और वहां दोहा वाला पर कोई सबसे लंबा। क्वेश्चनिंग, कोई डॉक्यूमेंट चेक, कोई? नहीं नहीं नहीं, वहां पे सिर्फ क्या होता है, जैसे आप लैंड कर गए, आप बैठे हो, प्लेन से उतरे, अच्छा, मीन्स उसके आपको बाद फ्री एरिया में आ गए, आपको सिर्फ वेट नहीं नहीं करना है नहीं 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 नेक्स्ट? ओके। नहीं, वहां से आपको पहले एक सिक्योरिटी आती है। ओके। मतलब अपना, उसमें आपको कोई बैगेज वोगेज अपना कलेक्ट नहीं करना, आपके पास में आपको सिक्योरिटी वालों के पास में जाना है। वो आपके जो चेक इन बैगेज है वो देखेंगे, बस उसके बाद में कुछ नहीं। उसके बाद में अब आप फ्री एरिया में जा सकते हो। और वहां पे हमारा कुछ 15 घंटे के आसपास में लेओवर था दोहा में। ओके, 15 आवर्स। तो आपने कैसे टाइम पास किया 15 आवर्स वहां पे? टाइम पास तो बड़ा औखा ही रहा वैसे तो, क्योंकि मेरे को प्लेन के अंदर नींद नहीं आती। हम्म। और वहां पे बेंचेस भी नहीं थे इतने कंफर्टेबल कि तुम सो सको। ओके। पर जिन्होंने सोना है वो वो तो कहीं पे भी सो जाते हैं। हाँ, जब नींद हद से ज्यादा आ जाती है तो सो जाता है हर कोई। ठीक है, तो सो मैंने भी 15 ऐसे ही आवर्स करना। आपके चले गए दोहा हाँ एयरपोर्ट जी। पे। उसके हम्म। बाद? फिर लेओवर खत्म हुआ। हम्म। बोर्डिंग पास फिर से इशू तो नहीं होता, हमको पहले इशू हो जाता है। जब हम दिल्ली में थे ना तभी दोनों फ्लाइट के मिल जाते हैं। ओके। एक दिल्ली दिल्ली टू दोहा, और उसी के साथ में दोहा टू इथियोपिया का इकट्ठी बोर्डिंग पास हमको मिलता है। सो मीन्स तो आपके पास बोर्डिंग पास भी था। सो दोहा से इथोपिया जाने में कितना टाइम लगा आपको फ्लाइट में? दोहा से इथियोपिया में यही ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 घंटे, थोड़े से ज्यादा लग गए थे इथियोपिया में। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब मीन्स 5 आवर्स इतने लगे आपको इथोपिया आने में? 15 लगे होंगे एक्स्ट्रा, इसके ऊपर नहीं। ओके। सो इथोपिया आ गए आप, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई फ्लाइट में? फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर, दोहा टू इथोपिया? अच्छा था, मैं उसमें मेरे को इकोनॉमी क्लास मिल गई थी। पर क्या मैंने पहले बिजनेस क्लास देख ली थी ना उनकी, तो मेरे को अनकंफर्टेबल लगा। ओके ओके, ठीक है। सो उसके बाद आप इथोपिया एयरपोर्ट पे जब एंटर हुए, सो इथोपिया एयरपोर्ट पे आपका क्या, कैसे था, क्या हाँ सिस्टम जी, था? इथियोपिया एयरपोर्ट पे जब मैं था, एक्चुअली मैंने जो सीट बुक कराई हुई थी पहले से वो बहुत आगे की थी, इकोनॉमी ओके। क्लास में जो उनसी थी। मतलब जैसे बिजनेस खत्म होती है उसी के बाद में वो सीट थी। तो मेरे को बहुत आसानी हुई वहां से एकदम से, मतलब बाहर निकलने में, जैसे ही प्लेन लैंड हुआ। और मेरे साथ में कुछ इथियोपिया की लड़कियां थी। ओके। तो मेरी उनसे बात हुई, वो लोग कहते कि इनके इमिग्रेशन पे ज्यादा लोग नहीं है, थोड़ा जल्दी प्लेन से निकल लोगे, जल्दी आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। ओके। तो मैंने भी ऐसे ही करा, वो उन लोगों के साथ में मैं निकल गया बाहर। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इमिग्रेशन ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे 2 ऑफिसर्स थे जब मैं इमिग्रेशन के लिए पहुंचा। ओके। और अब आप खुद देख लो कि एक प्लेन फुली लोडेड था और 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कितना टाइम लगना था। ठीक है। वो तो खैर फिर 15-20 मिनट बाद में 3-4 और आ गए थे। फिर थोड़ा स्मूथ होने लग गया था प्रोसेस, पर फिर भी लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी वहां। सो आपसे इथोपिया पे क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए, क्या क्वेश्चनिंग हुई? इथियोपिया पे उन्होंने मेरे से एक तो वो मांगी फिर से, कि आप अपने आगे की फ्लाइट की टिकट्स दिखाओ। ओके। मैंने वो दिखाई। होटल मांगा उन्होंने, हम्म। इथियोपिया का ई वीजा मांगा। बस। इथोपिया में आपका स्टे था 2 डेज के लिए ना, राइट? हाँ जी। हम्म। सो 2 डेज के लिए, सो आपने होटल अपने आप ही बुक कराया था। सो वो होटल की कॉस्ट क्या आई थी आपको, कितने का बुक हुआ था अराउंड 2 डेज के होटल लिए? का कुछ हुआ था 12,000 रुपए के आसपास में। सो 12 हजार के आसपास हुआ था। सो वो 2 डेज का स्टे करना था, वो आपको कोविड टेस्ट के लिए करना होता है ना? जी। पर मेरे साथ में एक मेरे को फ्रेंड मिल गया था अपना। हम्म। वो दोहा में, उनकी फ्लाइट थी टोरंटो के लिए, उनकी तो अगले दिन ही फ्लाइट थी। ओके। तो आपकी उनको तो वैंकूवर के लिए थी, तो आपकी 2 डेज के स्टे के बाद थी? हाँ, क्योंकि वैंकूवर की फ्लाइटें रोज नहीं चलती। ओके। और वहां से तो मतलब टोरंटो जाने के लिए तो डायरेक्ट फ्लाइट भी है, तो आसानी रहती है। ठीक है।
तो डॉक्यूमेंट में आपकी जो है नेक्स्ट देखी आपकी कि आप कनाडा जा रहे हैं या नहीं, और क्या क्या चेक हुआ? होटल की बुकिंग देखी नेक्स्ट, और कोई होटल की डॉक्यूमेंट? देखी। हाँ जी। और उसके साथ में बस एक ही मेरा ई वीजा देखा था जो मैंने लिया हुआ था इथियोपिया का, बस। ओके, उसके बाद क्वेश्चनिंग हुई कुछ इथियोपिया एयरपोर्ट पे? नहीं नहीं, क्वेश्चनिंग तो कुछ भी नहीं। एक तो लोग ज्यादा थे पीछे, तो ज्यादा देर रोक भी नहीं हो सकते थे, और ओके, वैसे भी किसी से भी कुछ नहीं पूछ रहे थे। सो मीन्स उसके बाद आप इथियोपिया एयरपोर्ट से अपना लगेज लेने के बाद सीधा होटल चले गए 2 डेज के लिए? हाँ जी। सो वहाँ पर कोविड टेस्ट का कैसे क्या अरेंजमेंट है? अब अब जो कनाडा गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 72 आवर्स कहते हैं। तो ओके, 72 आवर्स मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। ठीक है। तो 72 आवर्स आपका फ्रॉम लास्ट पॉइंट ऑफ एंट्री था। तो इसका या मतलब मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट जैसे इस्तांबुल में थी, तो मेरा जो टाइम था वो इस्तांबुल में जब मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करनी थी उस चीज को काउंट करते हैं। तो ठीक उस है। चीज से 72 आवर्स पहले का होना चाहिए आपका कोविड टेस्ट। ओके, सो तो अब आप जैसे, हाँ जी। सो टेस्ट कैसे हुआ वहां पर? कैसे मतलब पहले से बुकिंग थी टेस्ट की वहां पर, नहीं नहीं, या वहीं जाके कुछ? मेरा होटल था रमाडा। ओके, रमाडा मेरा होटल था। ओके, और उन जब वो मेरे को वापस लेके जा रहे थे, वापस कर जब मेरे को वो होटल की तरफ लेकर के जा रहे थे, तो जो ड्राइवर के साथ में एक था बंदा, हम्म, उसने कहा था, कहता आप मेरे को अपना अपना नाम लिख के बता दो, मैं आपके कोविड टेस्ट अरेंज करा दूंगा। ओके, सो मेरा ये प्लान था कि मैं बाहर जा करके खुद से करवाया हूँ, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, पाँच हम्म, 5-10 यूएस डॉलर्स का सस्ता पड़ जाता। ठीक है। पर फिर मैंने बाद में सोचा कि यार बाहर भी जाऊंगा, रिस्क भी बाहर जाने रहेगा। के लिए रिस्क भी रहेगा, ट्रैवलिंग भी करोगे, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी होगा, हम्म, कैसे जाना है कैसे नहीं कुछ पता नहीं है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने अच्छा किया कि उन्हीं से करवा लिया। हम्म। तो मैंने अगले दिन मैं उठा था, मैंने उन्हें कॉल करा, तो वो कहते कि हाँ ठीक है, आपकी रिजर्वेशन हम कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कौन सा कोविड टेस्ट चाहिए। मैंने कहा 24 आवर्स वाले करा दे। तो उन्होंने मेरा 24 आवर्स का तो करवा दिया। $50 का पड़ा था मेरे को वो, यूएस डॉलर्स। ओके, वहाँ की वैसे तो देखो, वहाँ पे इथियोपियन करेंसी जो उनकी खुद की है, इथियोपियन बेर, वैसे तो वो चलती है। पर बहुत सारी जगह यूएस डॉलर्स ही लेते हैं वो लोग। यूएस तो मैं तो डॉलर यही चल कहूंगा जाता कि है। यूएस डॉलर्स करवा लो कन्वर्ट, क्योंकि वो आपके कनाडा में भी यूज हो जाएंगे। पर हम्म, कनाडा में आपके वो इथियोपियन करेंसी नहीं चलेगी। नहीं तो चलेगी। यूएस डॉलर्स में ही रखना अच्छा रहेगा। मैंने कतर में ही निकलवा लिए थे पैसे एटीएम से। वहाँ पे ऑप्शन थी, आपको ओके, चाहे कतर की जो अपनी रियाद है वो करेंसी चाहिए, या आपको इथियोपियन कह रहा हूँ, सॉरी, यूएस डॉलर्स चाहिए। तो मैंने यूएस डॉलर्स, $200 मैंने वहाँ निकलवा लिए थे। ओके। सो उसके बाद आपका टेस्ट हो गया, नेक्स्ट डे आपकी फ्लाइट थी, नेक्स्ट नेक्स्ट डे। सो आफ्टर दैट आपने फिर से एयरपोर्ट पे आ गए इथियोपिया के, फिर उसके बाद तो इथियोपिया एयरपोर्ट पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा अगेन? इथियोपियन एयरपोर्ट पे मैंने बहुत लोगों का सुना था, मैंने बहुत लोगों के रिव्यू सुने। वो लोग कहते कि आपको आपके वहां से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वेरीफाई करेंगे उन सबको। तो हम्म, मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज थी इथियोपिया तक आना। तो देखो, ज्यादा डर वाली बात नहीं थी। इथियोपिया से आगे कनाडा की तरफ निकलने में थोड़ा डर था मेरे को भी। ठीक तो है, उन्होंने वहां पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। वहां पे उन्होंने जैसे कि मेरे से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। एंट्री जो हम्म, वीजा लगने के बाद में जनरेट होती है वो, ओके, उसके साथ साथ में उन्होंने मेरे से टिकट्स मांगी। वहां पे ओके, मेरा होटल का 3 दिन क्वारंटीन का वो मांगा, ओके, क्वारंटीन प्लान मांगा उन्होंने। मैंने ओके। सारी चीजें मेरे पास में थी, सब कुछ शो कर दिया। कोविड-19 की रिपोर्ट होगी मेरे से, उसमें? हाँ जी, उन्होंने मेरे से ऑफर लेटर भी मांगी। ऑफर लेटर भी मांगी, ठीक है। उसके पर बाद? उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया इन चीजों के ऊपर। बस उन्होंने फिर मेरे को बोर्डिंग पास इशू करा, मैं इमिग्रेशन कराया अपना वहाँ पे। वहाँ का इमिग्रेशन कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, बहुत फ्रेंडली था, बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, मैं तो कहूंगा। मतलब मजा आ गया, मैं तो कहूँगा, ये चीज कहना चाहूंगा। मतलब कुछ भी नहीं पूछा एग्जैक्टली? बिल्कुल भी नहीं। बस सो सिर्फ वहां पे क्या करते हैं ये लोग ना, जूते उतरवाते हैं ओके, सिक्योरिटी के। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम यार। हाँ, एक चीज जरूर मैं इथियोपिया की मैं मेंशन करना चाहूंगा, हम्म, कि इथियोपिया में अपने लगेज को संभाल के रखना, ओके, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा रफ एंड टफ अपने लगेज से डील करते हैं। मेरे साथ में जो एक फ्रेंड थी, उसका लगेज टूट गया था इस चीज करके।
ओके, मीन्स लगेज का ध्यान रखें बस इथियोपिया एयरपोर्ट पे। हाँ। उसके बाद आपकी फ्लाइट इथियोपिया से डायरेक्ट वैंकूवर थी? नहीं, इथियोपिया से मेरी इस्तांबुल तुर्की में पहले जानी थी, फिर वहां पे फिर से मेरा 8 घंटे का लेओवर हुआ। ओके। सिर्फ उस लेओवर में मेरे को सिर्फ सिक्योरिटी ही क्लियर करनी थी और कुछ नहीं। 8 घंटे मीन्स बैठे रहा। तुर्की का एयरपोर्ट बड़ा सुंदर था, तो टाइम वहाँ बड़े आसानी से बीत गया। तो टर्की के एयरपोर्ट पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सिर्फ सिक्योरिटी बस चेक हुआ, देन आफ्टर दैट कुछ नहीं? सिक्योरिटी करवाई उन्होंने, जिसमें के अंदर वो लोग आपका बैग वगैरह देखते हैं, आपके जूते उतरवाते हैं, भाई ओके। जैसे बेसिक। फिर 8 घंटे क्लियर होने के बाद में हम लोगों को जैसे काउंटर अलॉट हुआ कि इस वैंकूवर की फ्लाइट इतने इतने बजे निकलनी है। तो हम्म। हम लोग उनके पास में गए, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी करी हुई और बहुत ही ज्यादा वेरिफिकेशन कर रहे हर चीज के बारे में वहां पे। वेरिफिकेशन कैसे, लाइक डॉक्यूमेंट्स की या हाँ जी। आपकी? उन्होंने वहां पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपसे मांग रहे, सबकी ओके। उन्होंने फोटो खींची थी। मेरे से उन्होंने जैसे कोविड टेस्ट मांगा, उसकी नहीं फोटो खींची उन्होंने। हम्म। उन्होंने मेरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की फोटो खींची। फिर कह हम्म। रहे कि आपकी पेमेंट रिसीट क्या है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पेमेंट रिसीट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर ही होती है मेंशन। तो ठीक है। उन्होंने उसकी भी फोटो खींची। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, फी रिसिप्ट, पासपोर्ट, कोविड-19 की रिपोर्ट, मेडिकल? मेडिकल की नहीं, मेडिकल का तो किसी आई डोंट थिंक सो किसी से उन्होंने मांगा भी था। ओके, एनी अदर डॉक्यूमेंट? नहीं, मेरे से तो यही डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। उसके बाद उन्होंने बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और आपको क्लियर कर दिया, देन आप फ्लाइट में आ गए? हाँ जी। बस फिर फ्लाइट तो अच्छी थी हमारी वहां से इस्तांबुल से वैंकूवर की। पर खाने का थोड़ा वेज लोग ध्यान रखना कि वहाँ पे ये लोग सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो बीफ या फिर अपना एक वेजिटेरियन पास्ता था, पर वो बहुत गंदा पास्ता था। मीन्स आपको वेजिटेरियन में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो वेजिटेरियन है वो अपने बैग में कुछ ना कुछ ऐसी आइटम लेके जाएं जो आप वहां पर खा सकें इजिली। बैग में तो पता नहीं अब इतनी देर तक रख पाओगे या नहीं, क्योंकि आपको हर जगह यही हाल नहीं, है। लाइक के बिस्क अच्छा, हर जगह यही हालत तो वो खाए। क्योंकि कतर के बाद में आपके पास में वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम हो जाते। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को कोई ज्यादा इशू पड़ा नहीं। पर ओके। जो थे मतलब वेजिटेरियन, उनका वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस। वो तो कहते यार खाली खाली फील हो रहा है, कुछ नहीं खाया। बिल्कुल बिल्कुल। सो उसके बाद आप वैंकूवर एयरपोर्ट पे आखिरकार आ गए? हाँ जी। तो वैंकूवर एयरपोर्ट पे आया हम्म। मैं। सबसे पहले यहाँ पर एक इमिग्रेशन होता है, वो बेसिक सा रहता है। उसके बाद में दूसरे इमिग्रेशन के लिए भेजते हैं। वैंकूवर एयरपोर्ट पे पहुंच करके उन्होंने मेरे से पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे। हम्म। जैसे कि एक कोविड का उन्होंने मेरे से मांगा कि अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ। ओके। होटल का 3 दिन का जो मैंडेटरी क्वारंटीन है वो कहते दिखाओ। ओके। मेरे से पहली इमिग्रेशन पे तो उन्होंने यही कहा। सेकंड इमिग्रेशन पे जहाँ पे हमको अपना स्टडी परमिट लेना होता है, उन्होंने हम्म। वहाँ पे मेरे से सारी चीजें पूछी, जैसे पीपीआर कहते दिखाओ, कोविड इमिग्रेशन टेस्ट। क्वेश्चनिंग वहां पे हुई ना आपसे? हाँ जी, इमिग्रेशन की क्वेश्चनिंग उधर ही हुई। तो वहां पर उन्होंने पीपीआर मांगी मेरे से, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मांगी, जिसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। ओके। और उसके बाद में उन्होंने मेरे से बायोमेट्रिक्स करवाने लग गए मेरे से, वेरीफाई ओके। करने के लिए। ओके। तो पर शायद उनकी मशीन में कुछ एरर था, तो काफी टाइम लग गया था उस चीज को होते होते। पर जबकि उन्होंने मेरे को अपना मेरा स्टडी परमिट भी दे दिया। पर फिर भी चलो, वो ये चीज तो वही जाने की क्यों कराया था। कोई हम्म। बात नहीं। मेरा उसके बाद में स्टडी परमिट तो इशू हो ही चुका था, मिल भी गया था मेरे को। हम्म। बस फिर इमिग्रेशन क्लियर हुआ, बैगेज उठाया, फिर बाहर आया इमिग्रेशन मैं। के इमिग्रेशन के बाद आपको लगेज मिल गया, लगेज मिलने के बाद आपका कोविड-19 का टेस्ट वगैरह कुछ जी। क्या? हम्म। कोविड-19 का टेस्ट की लाइन लगी हुई थी आगे, तो टेस्ट तो करवाना था। फिर मैं उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने गया। रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर मैं कोविड-19 का जो जहाँ पे टेस्ट सैंपल लेते हैं, हम्म। वहाँ वहाँ पर पहुंचा। वहाँ पे उन्होंने टेस्ट लिया। बड़ा मतलब इंडिया में मेरे ख्याल से ज्यादा डिटेल में लेते हैं टेस्ट, पूरा गले के अंदर तक लेके वहां जाते हैं। पर तो कुछ यहाँ नहीं, पर वहां तो पर सिर्फ तो बाहर सिर्फ बाहर मतलब नाक के भी बाहर की तरफ में ही लगाते, ज्यादा अंदर नहीं करते। और ठीक है, पर हम्म, 15 सेकंड तक करते हैं ये लोग ना। तो बिल्कुल। ठीक रहा वैसे कोविड टेस्ट मेरा साथ में मेरा आपको एयरपोर्ट पे एक किट मिली होगी कि आपको सेल्फ टेस्ट करना है? हाँ जी, मेरे को किट मिली थी अभी। आज तो खैर मेरा शायद डे सेकंड चल रहा है। तो अब जब आगे
इनका कॉल आएगा मेरे पास में, ये लोग ऐसे कह रहे थे कि आपको अप्रोच नहीं, करा कॉल, जाएगा। हाँ, आपके पास मेल आएगी या कॉल आएगी कि आपको हाँ स्टे जी। करना है। जी। सो मीन्स आप फाइनली पहुंच ही गए। आप कौन से होटल में हो वैंकूवर में? मैं अभी कोस्ट कोस्ट होटल है, कोस्ट माउंटेन होटल, वहां पे हूँ। सो शेयरिंग अलाउड है इस टाइम होटल्स में? शेयरिंग का मेरे ख्याल से तो यही रूल है कि अगर आप लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हो तो आप कर हम्म। सकते हो। और दूसरी बात क्या है, शेयरिंग के लिए कई होटल्स मानते हैं, कई होटल्स नहीं मानते। ओके, सो आपका टोटल एक्सपेंस कितना आया इस फुल ट्रेवलिंग में? मीन्स दिल्ली एयरपोर्ट टू वैंकूवर एयरपोर्ट, आपका क्या कॉस्ट आया टोटली? जैसे आपको, आपने भी देखे होंगे कई पैकेजेस मिल रहे हैं आप तो ट्रैवलर्स के, कि आपका होटल का स्टे भी उसी में, कोविड-19 का टेस्ट भी उसी में है। सो 1,50,000 का पैकेज है, 1,30,000 का पैकेज है। तो आपकी, आपने तो खुद बुक कराया सारा कुछ, आपको टोटल कॉस्ट हम्म। कितनी आई? सो इससे क्या है, एक आइडिया मिल जाएगा कि एजेंट के थ्रू जाने में फायदा है या खुद जाने में फायदा है। देखो, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम के लिए आप जाना चाह रहे हो। हाँ, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस अगर यहाँ आप भी आ सोच रहे जाता हो है कि कि आपने बिजनेस हाँ जी, क्लास कराई है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि अगर आपको 15-20 दिन बाद में जाना है हम्म। तब तो आपको थोड़ी सस्ती मिल ही जाएगी। मेरे मेरा मेरा क्या था, मैंने एयर कनाडा की टिकट बुक कराई हुई थी पहले। तो ओके। अभी मेरे को तो था कि हाँ जी, इनकी फ्लाइटें इस बारी शुरू हो जाएगी। बट पर मैक्सिमम हुआ क्या, केसेस में यही है कि फिर से। बच्चों ने जो हाँ है जी। फ्लाइट्स बुक करा रखी है एयर कनाडा की इस टाइम, हम्म। और एयर कनाडा किसी किसी को तो ये बोल रहा है कि हम रिफंड नहीं देंगे। अच्छा। नहीं, हम्म। मेरे को इस चीज बारे में अभी मैंने उन्हें खैर कॉल भी नहीं करा। पर मेरे लिए तो ये था कि यार, पहुंचना है और जल्दी से जल्दी निकलो। अब ये भी नहीं पता कि कल को ये लोग क्या कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कुछ क्योंकि बिल्कुल राइट राइट इंडिया है। में इंडिया में हाल तो देखो ठीक चल तो नहीं रहे। सरकार हम्म। कुछ दिखा रही है, होता कुछ है। अब हम्म। आपको भी पता, सबको पता है कैसा चल बिल्कुल, रहा है फिर इंडिया। एकदम डिसीजन ले लेते हैं। हाँ जी। सो कितना फिर कॉस्ट आया आपको टोटल, कितना पोस्ट एक्सपेंस? अराउंड मेरे को पड़ेगी 1.5 लाख के आसपास में पड़ ही गया ये सारा का ठीक सारा। है, 1.5 लाख में आप पहुंच गए। 1.5 लाख तो वैसे भी आपको देखने को मिल रहे हैं मार्केट में प्राइस। हाँ। सो ऑनलाइन स्टडी थी आपकी कनाडा से, या आप अभी स्टार्ट होगी स्टडी आपकी? कौन सा मेरी इनटेक था? स्टडी पहले से ही चल रही थी, जनवरी इनटेक था मेरा। तो ओके, मैं आपका जनवरी से जनवरी ही पढ़ रहा इनटेक था। था, सो आपका फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया होगा। हाँ जी। नहीं, अभी ओके। हुआ नहीं है, बस थोड़ा बहुत रहता है। ओके, सो दो फर्स्ट टाइम वीक्स आपका रहता है कंप्लीट। बस। तो तभी सो मैंने सोचा कि यार, निकलना है तो जल्दी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में मेरी ब्रेक है। अब ब्रेक ओके। ब्रेक के बीच में भी तुम ट्रेवल नहीं कर सकते। हाँ, ब्रेक के बीच में ट्रैवल करना थोड़ा सा फिर इमिग्रेशन क्वेश्चनिंग में आपको आंसर करना हाँ, डिफिकल्ट हो आप जाता है। 21 दिन पहले ट्रेवल कर सकते हो अगर आपकी ब्रेक चल रही है तो। हम बिल्कुल राइट हम। बाकी ओवरऑल अगर मैं बोलूं, देखो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब रास्ता ये सेफ है, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो इस रास्ते से जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स एयरपोर्ट की वीडियो शो करते हैं। सो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अब इंडियन स्टूडेंट्स लाइन में लगे हुए हैं, जो थर्ड कंट्री के हम्म, थ्रू आ रहे हैं। बट बहुत से बिल्कुल। स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आज भी डर रहे हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अभी भी उनके मन में क्वेश्चन है। कुछ मैं स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट लगता नहीं है अभी कि ठीक हो रहा है या देखो, नहीं। मैं भी आपको यही चीज ही कहने वाला था। मैंने भी यही सोचा था कि हम्म। ऐसा इस बारी तो ये लोग ओपन कर ही देंगे फ्लाइटें। पर देखो हुआ क्या, कैंसिल होगी फिर से एयर कनाडा की फ्लाइट। तो मैंने डिसीजन बना ही लिया कि यार, अब मैं रुक ही नहीं सकता। और ये सारी प्लानिंग मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर करी थी। तो या ये तो। अगर आप प्लानिंग वही थोड़ा आगे की करोगे तो आपको और मिल जाएगा। पर मेरे को क्या था कि यार नहीं यार, बहुत ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा। और अब मेरे को सही में दिक्कत आ रही थी इंडिया रुक हाँ रुक बिल्कुल, करके क्योंकि एक travel। तरफ से देखा जाए तो स्टूडेंट को फीस भी देखनी पड़ती है कि नेक्स्ट हम्म, सेम की फीस भी आपको खुद ही करनी है अरेंजमेंट। बिल्कुल सही। सो ड्रॉप आ रहा है आपका, सो आप उसका कुछ बेनिफिट तो लोगे ना। जी बिल्कुल। और वैसे भी 70-80 हजार के आसपास में तो आपको वैसे एक नॉर्मल टिकट मिलती है इंडिया टू कनाडा की। बिल्कुल, तो और ऑलमोस्ट आपको कुछ आपको एक्स्ट्रा एयरपोर्ट घूमने को मिल रहे हैं, सो लो ना। बिल्कुल। सो वैसे रास्ते सब कुछ सेफ है, मतलब कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सारी चीजें ठीक है, आपके पास में वैलिड है सारी चीजें, एक बार ही मैं कहूंगा कनाडा जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं उनसे बात कर लो। आपको वो लोग सेटिस्फेक्शन कर देंगे कि आप आ सकते हो या नहीं आ सकते। तो और कोई इशू नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है। बहुत लोग आ रहे थे। बस थकावट जरूर होगी, उसका ध्यान रखना। वो वैसे भी नॉर्मल आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब भी हो जाती है, क्योंकि टाइम का डिफरेंस आ जाता है ना, सो उसके कारण थोड़ी सी आपको यहाँ पर आकर सोने में भी प्रॉब्लम होती है।
बिल्कुल। सो आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू। वेलकम। ओके, ओके बाय। इससे बाय। बहुत हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को। हाँ जी। ओके बाय। चलो ठीक है, ओके।